तो देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अब पूछा गया है जो सर्कुलर प्लस फ्रिक्शन का सेक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसमें आप कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको ये बोला गया कि एक बाउल है, बाउल में एक ब्लॉक रखा है एम मास का, बाउल और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, बाउल का रेडियस जो है वो आर है, और इसको ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर ओमेगा से आप घुमा रहे हो वो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी ओमेगा की वैल्यू चेंज करोगे तो फिर दूसरे कांस्टेंट ओमेगा से भी घुमा सकते हो। तो ऐसे अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे, ओमेगा भले ही कांस्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा अगर ये ओमेगा कर दोगे कांस्टेंट ओमेगा, तो ये जो ब्लॉक है ये बॉल से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। ये आपको समझ में आता है। और इस ओमेगा की वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो ये बॉल अपने आप नीचे की तरफ खिसक जाएगा, है ना, ये भी आपको पता है। तो ये आप सोच सकते हो। तो ओमेगा की एक रेंज जरूर होगी जिसमें ये ब्लॉक जो है ये बॉल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, यानी ना वो नीचे खिसकेगा ना ऊपर खिसकेगा और इसके साथ घूमता रहेगा। तो एक मिनिमम ओमेगा होगा और एक मैक्सिमम ओमेगा होगा, जिसमें रेंज ऑफ ओमेगा आएगी, जिसके लिए ये ब्लॉक जो है बॉल के लिए रेस्ट पे रहेगा, है ना। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉल, बाउल, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा समझे बच्चों कि अगर ये फ्रिक्शन होता ही नहीं, कभी भी ऐसा रेंज वाला सवाल आए ना बच्चों, तो उसमें आपको कैसे सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो आप इसको कितने ओमेगा से घुमाते ताकि ये ब्लॉक जो है वो बॉल के रेस्पेक्ट में रेस्ट होता। भाई अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता तो एक ओमेगा जरूर ऐसी होती, एक वैल्यू ऐसी जरूर होती ओमेगा की जिसपे ये ब्लॉक जो है वो बॉल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता। तो चलिए वो निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले जब जब भी आपको इसे रेंज वाले क्वेश्चन आया करें तो आप ये मान लो कि पहले तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ये एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, उस समय पे क्या स्पीड होगी क्या ओमेगा होगा वो हम निकालते हैं बच्चों। तो हम ये मान रहे हैं कि सपोज सपोज इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर म्यू इक्वल टू जीरो होता तो फिर क्या होता। तो यहाँ पे देखो ये बच्चों आपका फिर से डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस तरीके से बाउल होता, ये आपका ये एक्सिस होता। तो किसी भी ये जो बच्चों ये है ये आपको दिया भी हुआ है, यहाँ पे मैं देना भूल गया क्वेश्चन में, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे ये रेस्ट पे रहना चाहिए ना। तो ये एंगल थीटा है, ये रेस्ट पे रहना चाहिए, तो ये मास है। अब आप एफबीडी बना लो बच्चों, तो आपको पता है कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टूवर्ड सेंटर, नीचे एमजी फोर्स लग रहा होगा बच्चों, और बाहर की तरफ देखो ये जो है इस बाउल का जो रेडियस है बच्चों वो ये कैपिटल आर है, लेकिन ये जो ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है जब इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस ये है बच्चों। तो यहाँ पे ये अगर आर है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो ये जो दूरी है बच्चों ये दूरी कितनी हो गई, ये है आर साइन थीटा। तो एक्चुअली में एम मास का जो ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी रेडियस आर नहीं है, वो बॉल की रेडियस है, इसकी रेडियस है आर साइन थीटा। तो जब आप यहाँ पे लिख रहे हो एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर की जगह आपको यहाँ पे आर साइन थीटा लिखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर दो, एक इस डायरेक्शन के एक अलोंग द दिस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये एन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये एन साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो क्योंकि हम बॉल पे ही बैठे हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगाया, तो सारे फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और बॉल जो है हम ये ब्लॉक जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू बॉल कैसा है बच्चों, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे हम फोर्स की बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बाउल, बाउल, है ना बच्चों। देन आप फोर्स की बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, एन कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और एन साइन थीटा देखिए बच्चों किसको बैलेंस कर रहा है, तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू आप यहां से उठा के नीचे पुट कर दो, एन की वैल्यू हो जाएगी mg बाई कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम mg बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर।
एम और एम भी बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो ओमेगा की वो एक वैल्यू आ गई जब फ्रिक्शन नहीं था, यानी इस ओमेगा पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो होगा। अब ऐसे समझो आप, तो ये जब ओमेगा था तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ओमेगा जो है बच्चों वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आर नीचे चला जाएगा, तो जी अपॉन आर कॉस थीटा, और ओमेगा स्क्वायर है तो उसका रूट। तो ये वो ओमेगा की वैल्यू है जिसमें अगर फ्रिक्शन होता भी नहीं तो इस ओमेगा से अगर आप घुमाते तो ये ब्लॉक जो है बाउल के रेस्पेक्ट में क्या होता बच्चों, रेस्ट पे रहता, है ना। अब सोचो कि अगर ओमेगा की वैल्यू आपने इससे ज्यादा कर दी और फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ खिसकता, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, अब क्योंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, अगर ये ऊपर की तरफ खिसकना चाहता नीचे की तरफ, और अगर इस ओमेगा से कम ओमेगा होता तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ खिसकता, तो आपका फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो जानता है कि मुझे कब कैसे और किस डायरेक्शन में लगना है। तो ये समझें कि इसमें दो केसेस अब बन सकते हैं भाई, अगर ओमेगा इससे ज्यादा हुआ तो ये ऊपर की तरफ खिसकेगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और अगर ओमेगा कम हुआ इससे तो जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ खिसकेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। उससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप ऐसा माने कि अगर ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन जी बाई आर कॉस थीटा है, अगर ओमेगा जो है वो अगर ग्रेटर देन रूट ओवर जी बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर खिसकेगा तो नीचे होगी, है ना। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एफ बी डी बनाएंगे। तो ये हमारा बाउल हो गया, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे ये जो ब्लॉक है ये है, और आपको यहाँ पे अगर देखें तो नीचे की तरफ बच्चों लग रहा है एम जी फोर्स, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, बाहर की तरफ लग रहा है क्या बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको बताया कि ये सर्कल ऐसे कर रहा है तो इसका रेडियस जो है ये आर साइन थीटा है ना, ध्यान रखना आर नहीं आर साइन थीटा है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये ऊपर की तरफ खिसकना चाहता है इसका कंपोनेंट की वजह से, तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे लगेगा। अब यहाँ पे बच्चों आपको फोर्स को वो करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कर लो, नॉर्मल की डायरेक्शन में कर लो, तो उससे ज्यादा आसान होगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो लेकिन आसानी के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा जो एम जी साइन थीटा है ना बच्चों। और फिर इसके अपोजिट में ये ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, तो है ही। उसके बाद ये थीटा एंगल है तो इसका कंपोनेंट है कॉस थीटा, है ना बच्चों। और एम जी कॉस थीटा में एम ओमेगा स्क्वायर आर का यहाँ पर जो है वो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको कंपोनेंट क्लियर होंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो नॉर्मल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का समेशन, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल हो गया। अब फ्रिक्शन कितना चाहिए, इसको रेस्ट पे रखना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा must be balanced m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और इसको उधर ले जाओ तो माइनस होगा, तो जो फ्रिक्शन चाहिए ऑब्वियस सी बात है वो किससे कम होना चाहिए बच्चों, वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी तो वो रेस्ट पे रख पाएगा, नहीं तो कैसे रख पाएगा, है ना। तो प्लस और माइनस ये उधर जाएगा तो ये एम जी साइन थीटा, है ना बच्चों। तो ये जो फ्रिक्शन चाहिए ये मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा पॉसिबल, वो रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको कम करें, एफ मैक्स की वैल्यू है म्यू एन, तो यहाँ पे म्यू एन पुट करें, तो ये हो जाएगा बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, एन की वैल्यू देखो बच्चों कितना आया, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, तो ये एन की वैल्यू। तो देखो एम और एम कॉमन आएंगे, यहाँ भी एम और एम कॉमन आएंगे, तो एम एम जो है वो हर जगह से कट जाएगा। फिर ओमेगा वाले टर्म को एक साइड ले आओ आप, तो इसको इधर ले आओ बच्चों, ये वाला ओमेगा वाला टर्म,
तो इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये पूरा इधर लाओगे तो ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो बच्चों यहाँ पे माइनस है, तो आप देखिए ये वाला जो टर्म है बच्चों ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको प्लस कर दो उधर ले जाके, तो यहाँ पे बचा म्यू जी कॉस थीटा और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा बचेगा। अब देखो आपको ओमेगा चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करो कि ओमेगा स्क्वायर आर ये कॉमन आ रहा है और साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन ले लो और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा आपका कितना स्टूडेंट्स जो है कॉस थीटा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, यहाँ से कॉमन लोगे तो ये म्यू साइन थीटा बचेगा विच इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से आपका जी कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो आपको निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमेगा इज लेस देन इक्वल्स टू, ये पूरा जो टर्म है बच्चों ओमेगा के साथ ये नीचे चला जाएगा, तो जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई आपका ये वाला पूरा नीचे जाएगा तो आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, देखो ये नीचे आ गया और इस पूरे का रूट, तो दिस इज मतलब ओमेगा इससे कम होना चाहिए, अगर ओमेगा इससे कम होगा तभी आप क्या कर पाओगे बच्चों, तभी ये ब्लॉक जो है वो बॉल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो ये आपका अगर इस वैल्यू को देखें तो ज्यादा से ज्यादा ओमेगा ये हो सकता है, तो ये ओमेगा मैक्सिमम है, ओमेगा मैक्सिमम। अब सोचो ओमेगा मिनिमम निकालने के लिए, तो अगर ओमेगा की वैल्यू इससे भी कम हो जाए तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और फिर कम से कम ओमेगा निकालेंगे हम, है ना। तो उसको बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो मिनिमम ओमेगा ओमेगा के लिए भी हम अब सॉल्व करेंगे। ये बच्चों अब ओमेगा मिनिमम के लिए सॉल्व करते हैं, तो केस 2 में आपका अगर ओमेगा लेस देन अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे की तरफ खिसकेगा तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी एक्सिस है जिसमें ओमेगा है, ये आपका एंगल थीटा है बच्चों, यहाँ पे वो ब्लॉक है एम मास का। अब यहाँ पे फिर से अगर आप एफबीडी बनाओगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है और ये नीचे खिसकना चाहता है तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, ये डायरेक्शन। और एक फोर्स आपका ये लग रहा है, ये कितना एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका सर्कल का रेडियस आर साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे आर साइन थीटा लिखना पड़ेगा बच्चों। अब देखो इसके जब आप कंपोनेंट करोगे तो अलोंग द नॉर्मल कर दो एक, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस इसका एक कंपोनेंट, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है अलोंग द फ्रिक्शन, तो ओमेगा का एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐड अप होगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा। तो आप फोर्स की आप बैलेंसिंग कर लो, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख लो बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रिक्शन जो चाहिए हमें कि नीचे से आने से रोक पाए, वो फ्रिक्शन कितना चाहिए बच्चों, तो वो चाहिए एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर ये किससे कम होना चाहिए, अगर नो स्लिपिंग है, स्लिपिंग नहीं होना है, रेस्ट पे रहना है उसको, तो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम होता है म्यू एन, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा
मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स म्यू एन, और एन की वैल्यू है बच्चों कितनी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एम 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 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों ओमेगा वाले जो टर्म्स हैं वो आपको उस साइड होने चाहिए, है ना। तो ओमेगा वाला टर्म्स जो है वो आप लिख लो भाई। यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं जी साइन थीटा, है ना बच्चों, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू जी कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला है बच्चों इसको उधर ले जाओ आप, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं देखो, तो ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैं उसको एलएचएस में लिख रहा हूँ बच्चों, लेकिन ऐसा ले गया हूँ तो मैं साइन अपोजिट कर देता हूँ, है ना। तो आप ऐसा सोचो इसको इधर ले आए हो, तो ये पहले इधर था ही कितना, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से इसको इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इधर आ गया तो ये ग्रेटर देन है, तो मैं ऐसे सिंबल अपोजिट कर देता हूँ, है ना। बाकी है ही वो है ही, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा, है ना बच्चों, माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलिए देखो आगे सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा भाई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखो म्यू साइन थीटा, है ना, और प्लस यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ से आप क्या ले लो, जी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो बच्चों ये बचा, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए अगर उसको रेस्ट पे रहना है, तो ये होना चाहिए बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा तो वही है, यहाँ पे केवल लिखेंगे आर साइन थीटा ब्रैकेट में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे का रूट। तो ये आपका ओमेगा इससे बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक बॉल पे रेस्ट पर रह सकता है, नहीं तो नहीं रह पाएगा। और ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये ओमेगा मिनिमम है, यानी जो ओमेगा की रेंज हुई बच्चों वो ओमेगा मिनिमम से लेकर ओमेगा मैक्सिमम तक है ना। तो आप ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम दोनों निकाल चुके हो। तो इस तरीके से ये सवाल था रेंज वाला, और इस रेंज को आप इस तरीके से बच्चों निकाल सकते हो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस सवाल का समझ में आया होगा, क्लियर होगा। देखें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, इसको हम बोलते हैं साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड ट्रैक। कर्व्ड ट्रैक, अब ये किस टाइप का कर्व ट्रैक है, तो आप ऐसा समझें कि यहाँ पर इस तरीके से एक कर्व ट्रैक है, ऐसे कुछ ऐसे, तो मान लो ये पूरे ऊपर गया रास्ता, फिर ऐसे नीचे आ रहा है ना, और ये बोला गया है कि भाई यहाँ पे इस तरीके से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पाथ का, सेकंड पाथ का यहाँ पर है ना, और ये बोला गया कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, यहाँ से ही वर्टिकल से जो एंगल है वो अल्फा है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला डी है, और ये ई है ना, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो इस साइक्लिस्ट है एक बच्चों, वो साइक्लिस्ट इस कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, आप ऐसा समझे, एक साइक्लिस्ट जो है इस कर्व्ड पाथ पे चलता है, और चलता है किससे बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया मैंने गलती से, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, है ना, डायरेक्शन तो चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने से पहले, मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इस स्पीड की, मतलब ये साइक्लिस्ट है वो अपनी स्पीड तो कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन वो मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकता है ताकि वो किसी भी पॉइंट पे फिसले ना, और ये पूरा ट्रैक जो है वो विदाउट स्लिपिंग,
वो कवर कर ले ए से लेकर ई तक के पाथ को, है ना। तो ये आपसे बोला गया है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर मान लो आप, दोनों साइड से, कॉनकेव साइड से, कॉन्वेक्स साइड से भी और कॉनकेव साइड से भी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको निकालना क्या है कि वी मैक्सिमम निकालना है फॉर विच, फॉर नो स्लिपिंग लिख लो आप, वी मैक्सिमम, ताकि वो पाथ में किसी पॉइंट पर स्लिप हो ही ना, फॉर नो स्लिपिंग, और वो सेफली जो है, बिना सेफली जो है वो ए से ई तक के पाथ को क्या कर ले बच्चों, कवर कर ले। तो इसको हेडिंग के अंदर मैंने ले लिया साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व ट्रैक। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, लेकिन उससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आप कुछ चीजें समझें। यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूं बच्चों कि यहाँ पे तीन स्थिति हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर साइक्लिस्ट ऐसे फ्लैट रोड पे चलता है, ये साइक्लिस्ट है, इस तरीके से वो एक फ्लैट रोड पे चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइक्लिस्ट का जो एमजी है वो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो एमजी के बराबर होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आप सोचूं वी, क्योंकि ये फ्लैट ट्रैक है, तो आप सोच सकते हो, अच्छा यहाँ पे अगर ये स्पीड ब्रेकर होता बच्चों, स्पीड ब्रेकर, तो आपको पता है स्पीड ब्रेकर में ऐसा कॉन्वेक्स शेप होता है ना। तो अगर ये साइक्लिस्ट स्पीड ब्रेकर के ऊपर है और वो भी रफ्तार से आगे जा रहा है, तो नीचे की तरफ एमजी तो लग ही रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा क्योंकि सेंटर नीचे की तरफ है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर, भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा इसमें, है ना, अगर ये स्पीड v से चल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू देखो बच्चों कम हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल mg है और यहाँ पे नॉर्मल mg माइनस वी स्क्वायर बाई आर है, mg माइनस वी स्क्वायर बाई आर। तो आप सोचो यहाँ पे नॉर्मल कम हो गया है, तो ये भी तो हो सकता है कि एम वी स्क्वायर बाई आपने इतनी रफ्तार दे दी हो, आप इतनी तेजी से जा रहे हो कि एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाए, तो नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, घटते घटते नॉर्मल जो है वो mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो v की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जीरो भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्टेक्ट छूट भी सकता है। इसलिए जब आप बहुत तेजी से किसी, किसके ऊपर से निकलते हो बच्चों, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलते हो, तो एक्चुअली में आपकी गाड़ी जो है वो उड़ जाती है, आपने ये महसूस किया होगा। अगर आप बहुत तेज स्पीड ब्रेकर से निकल जाओ तो आपकी जो गाड़ी है या बाइक है वो उछल जाती है, क्योंकि नॉर्मल जीरो होता है ना, कांटेक्ट जीरो हो सकता है, एम वी स्क्वायर बाई आर ज्यादा हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। और वहीं पे जब कोई गड्ढा आता है बच्चों इस तरीके से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप ध्यान से समझें, तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और नीचे की तरफ क्योंकि अब इसका सेंटर इधर है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर इसकी स्पीड v है तो एम वी स्क्वायर बाई आर अवे फ्रॉम द सेंटर नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई, mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। इसलिए जब आप किसमें गड्ढे से पास होते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आप नीचे धंस गए, क्योंकि नॉर्मल बढ़ जाता है, जो आपके शॉकअप है उनको काम करना पड़ता है, फिर शॉकअप ज्यादा दबते हैं, आपने ये चीज भी महसूस की होगी, है ना, अपनी गाड़ी में। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों स्थिति समझ में आए, फ्लैट रोड पे चल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल एमजी के बराबर है। तो नॉर्मल कम होने के चांसेस कहां पे है, जब आप स्पीड ब्रेकर से निकलते हो। अच्छा आप कितनी स्पीड से कम कितनी स्पीड से जाओगे तो उछलोगे नहीं, और उससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो उछल जाओगे, तो वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो इस केस में आप जानते हो कि नॉर्मल की वैल्यू जो है वो mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है। अच्छा उछल, आप अगर यहाँ पे उछल गए, जंप कर गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो है कांटेक्ट छूट गया आपका, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, जीरो। तो फॉर जंप नॉर्मल जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और जंप नॉर्मल हुआ तो ऐसी ये चीज किस रफ्तार में होगी, तो आप यहां से निकाल सकते हो, नॉर्मल की वैल्यू जीरो कर दो तो mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रूट आर जी। देखो रूट आर जी, यानी कि किसी भी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हो आप, तो रूट आर जी से अगर ज्यादा रफ्तार कर दी आपने तो फिर आप उसमें उछल जाओगे, और उससे कम रफ्तार करी तो फिर बचने के चांसेस हैं आपके। तो इस तरीके से ये सिनेरियो है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जहां पे ये कॉन्वेक्स वाली सरफेस है वहां पे नॉर्मल कम होता है ना, और जहां पे ये कॉन्केव वाली स्थिति है, गड्ढा आ जाता है, वहां पे नॉर्मल बढ़ जाता है ना। अब आप इस क्वेश्चन पे आए, ये तो हमने समझ लिया तीनों सिचुएशन।
अब हम अगर इस क्वेश्चन पे आए तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है बच्चों कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई से ई तक इस साइक्लिस्ट को चलना है। अब उसमें ये पूछा है कि इसकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट तो है पूरे ट्रैक में, लेकिन उस कांस्टेंट वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि इस कर्व्ड पाथ पर, इस कर्व्ड ट्रैक पर वो कहीं पर भी ना फिसले, बिना स्लिपिंग के ए से ई तक पहुंच जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बच्चों, उसको सोचें। तो आप ऐसे सोचो कि इन सभी पॉइंट में से अगर हम ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जिसमें फिसलने के सबसे ज्यादा चांस है, सबसे ज्यादा चांस है फिसलने के, अगर आप उसी पॉइंट पे ना फिसलो तो पूरे पाथ पे तो वैसे ही नहीं फिसलोगे आप। फिर से आप सुने, इस कर्व ट्रैक में आप ऐसा पॉइंट ढूंढें जिसमें फिसलने का खतरा सबसे ज्यादा हो। जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा खतरा है फिसलने का, अगर आप वहीं नहीं फिसले तो आप पूरे पाथ में कहीं नहीं फिसलेंगे। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर हम कंडीशन निकाल लेंगे कि ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो पूरे ट्रैक में कहीं भी ना फिसले। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, थिंक थॉट प्रोसेस समझ पा रहे होंगे कि इस सवाल को करने के लिए हमें क्या थॉट प्रोसेस लगाना है। तो अब इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, हम उस पॉइंट की खोज में निकलते हैं जो पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, आप एक बात सोचें जरा, जैसा पाथ मतलब जैसी फिनोमिना ए से बी पाथ में हो रहा होगा वैसा ही फिनोमिना बी से सी में हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है। और जैसा सी डी में हो रहा है वैसा डी ई में हो रहा होगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बी सी और सी डी को देख लूं तो मुझे पूरा ए से ई पाथ तक का नॉलेज हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पाथ बीसी को देखता हूं, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर बीसी। तो पूरे बीसी पाथ में देखते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है, क्योंकि जैसा बीसी है वैसा ही ए बी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप कवर हो रहा है इसमें। तो अगर हम बीसी देखें तो मैं बीसी का पाथ बना रहा हूं। देखो बच्चों, ये है आपका पॉइंट बी और ये है आपका पॉइंट बच्चों सी, बीसी पाथ में। और यहां पर ये बच्चों आपका साइक्लिस्ट हो गया ना, ऐसे ही बना देता हूं मैं, बाकी आपको समझा तो चुके ही। मान लीजिए कि वर्टिकल से ये जो साइक्लिस्ट है ये किसी एंगल थीटा पर है। तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे तो साइक्लिस्ट पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा बच्चों, और सेंटर इधर है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि इसकी रफ्तार v है तो नॉर्मल के साथ क्या लग रहा होगा बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर, इसकी रेडियस r मान लिया हमने। और नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों mg, है ना। और जो mg है तो mg के दो कंपोनेंट हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये mg sin थीटा जो है इसको कौन बैलेंस करेगा। अगर नो स्लिपिंग चाहिए, नो स्लिपिंग चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों। आप ये सोचो कि इसकी रफ्तार है स्टैटिक कैसे लग रहा है, रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही ना भाई। जब स्लिपिंग नहीं होती तभी तो स्टैटिक लगता है, और स्लिपिंग हो जाती है तो काइनेटिक लगता है। तो अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और mg को बैलेंस करेगा पूरे BC के कर्व्ड पाथ में, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप नॉर्मल की वैल्यू लिख सकते हो बच्चों। तो नॉर्मल की वैल्यू इस पाथ में कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस, मतलब इस दिस इक्वल टू दिस करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू मैं बच्चों डायरेक्ट लिखता हूँ। अब आपको इक्वेशन वगैरह लिखना बहुत आसानी से आता होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है। तो mg मतलब नॉर्मल हो जाएगा आपका mv स्क्वायर माइनस, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो mv स्क्वायर उधर जाएगा, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये नॉर्मल आ गया बच्चों, है ना, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब हमें कितना फ्रिक्शन चाहिए भाई, हमें फ्रिक्शन चाहिए mg sin थीटा, तभी तो वो बिना स्लिपिंग के जा पाएगा, नहीं तो स्लिप कर जाएगा फिर तो। और जो चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, तो बच्चों वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मतलब म्यू एन से कम होना चाहिए। तो जो आपका एफ मैक्स है उसको हम क्या लिखते हैं भाई, देखो रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन है वो अलग चीज है जो चाहिए, और जो मैक्सिमम दे सकता है वो अलग चीज है। तो इन दोनों को मिक्स मत करना बच्चों। जो दो फ्रिक्शन है, जो चाहिए और जो दे रहा है, तो अगर जितना चाहिए उतना दे पाएगा तो बिना स्लिपिंग के वो जा पाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी बच्चों, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स, अगर आप बी से सी ट्रेवल कर रहे हो तो आप खुद सोचो थीटा का क्या हो रहा है।
ये थीटा तो बढ़ रहा है, फाइनली अल्फा हो जाएगा सी पर, तो थीटा इंक्रीजेस। अगर बी से सी जा रहे हो तो थीटा जो है बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है, कॉस थीटा घट रहा है तो नॉर्मल भी बच्चों घट रहा है। देखो आप, अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, और कॉस थीटा घट रही है तो नॉर्मल भी घट रहा है, और थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट जो है फ्रिक्शन की वो बढ़ रही है। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, जो हमें फ्रिक्शन चाहिए वो तो बढ़ रहा है, बट नॉर्मल घट रहा है, और नॉर्मल घट रहा है तो मैक्सिमम भी घट रहा है। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिक्वायर्ड जो चाहिए हमें फ्रिक्शन वो बढ़ रहा है, और जो मिल सकता है वो घट रहा है। तो आप खुद सोचो कि स्लिप करने के बी से पूरे सी पाथ में कहां चांसेस ज्यादा है, सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा हुआ। आप खुद सोचो, अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो चाहिए वो बढ़ रहा होगा और मैक्सिमम जो मिल सकता है वो घट रहा होगा, तो खतरा भी क्या हो रहा होगा बच्चों, डेंजर भी क्या हो रहा होगा, स्लिपिंग का वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो चाहिए वो ज्यादा है और जो मिल रहा है वो कम हो रहा है, तो खतरा भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेंजर ऑफ स्लिपिंग ऑल्सो इंक्रीजेस, डेंजर ऑफ स्लिपिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब बी और सी में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है, सबसे ज्यादा चांस कहां है स्लिप होने के, सी पॉइंट पर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन बी सी, बी एंड सी, सी इज द मोस्ट, सी इज द मोस्ट डेंजरस, डेंजरस प्लेस टू स्लिप। तो सबसे खतरनाक पॉइंट जो है बी और सी में, यानी अगर आप सी पे बच जाओ तो बी पे तो ऑटोमेटिकली बच जाओगे, वहां खतरा कम है। खतरा कहां जाता है बच्चों, सी वाले पॉइंट पर। अब हम थोड़ा सीडी को एनालाइज करते हैं और इसमें देखते हैं सीडी में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है। तो चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे एनालाइज करते हैं, इतना जल्दी से नोट करिए। तो देखिए बच्चों, अब हम कौन से पाथ को एनालाइज करते हैं जरा, कि सीडी में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है। तो ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट है ना, ये डी था ये सी था, इसका सेंटर ऐसे ऊपर हो गया था। तो यहाँ पे कहीं पे अब साइक्लिस्ट है बच्चों, यहाँ पे ये साइक्लिस्ट है, और ये मान लीजिए कि यहाँ से जो आपका एंगल है वो हम थीटा ले लेते हैं भाई, है ना, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं। तो आप देखो नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसी लगेगी साइक्लिस्ट पर, नीचे की तरफ जो है वो एम वी स्क्वायर, अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, नीचे की तरफ एम जी तो लग ही रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो देखिए बच्चों, ये थीटा नहीं, इसको थीटा ले लेते हैं वर्टिकल से ये, तो यहाँ पे एम जी के लिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एम जी का कॉम्पोनेंट तो एम वी स्क्वायर के डायरेक्शन में आएगा, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लगेगा। इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए किसको लगना पड़ेगा बच्चों, फ्रिक्शन को। तो अब यहाँ पे आप इक्वेशंस लिखें, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो आप, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है भाई। और उसके बाद आपका जो फ्रिक्शन चाहिए वो कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो साइन थीटा है, और मैक्सिमम जो है वो कितना मिल सकता है, तो वो म्यू एन मिल सकता है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, जब आप सी से डी जा रहे हो तो जो थीटा है, सी से डी जा रहे हो तो जो थीटा है वो घट रहा है। देखो सी से डी में आने पर थीटा जो है वो घट रहा है, कम होता जा रहा है ना, क्योंकि इस लाइन से हमने थीटा लिया। थीटा घट रहा है तो कॉस थीटा बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल बढ़ रहा है। नॉर्मल बढ़ रहा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम हो रहा है, क्योंकि थीटा घट रहा है तो साइन थीटा घट रहा है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो कम हो रहा है। नॉर्मल बढ़ रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मतलब जो हमें चाहिए वो कम हो रहा है और जो मिल सकता है वो बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिसलने के चांसेस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि जो चाहिए वो कम है और जो मैक्सिमम लग सकता है वो ज्यादा है। तो डेंजर भी जो है स्लिपिंग का वो क्या हो रहा होगा बच्चों, कम हो रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेंजर ऑफ स्लिपिंग, डेंजर ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग डिक्रीजेस। तो डेंजर जो है स्लिपिंग का सी से डी पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सी से डी के पाथ में अगर खतरा कम हो रहा है तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन हुआ, सी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सीडी पाथ, इन सीडी पाथ सी इज द मोस्ट
सी इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू स्लिप। तो ये सबसे खतरनाक पॉइंट है जिसपे स्लिपिंग हो सकती है। अब खुद सोचो बच्चों, आपके सीडी पाथ में भी सी पॉइंट है खतरनाक, और आपका बीसी पाथ में भी सी खतरनाक है, मतलब पूरे कर्व ट्रैक में, ये जो हमने पूरा ऐसे कर्व ट्रैक बनाया था, तो इसमें सबसे खतरनाक पॉइंट तो सी ही है। लेकिन इस सी को भी देखो, इसमें भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एक जस्ट बिफोर सी और एक जस्ट आफ्टर सी। मतलब हमें सी के अराउंड भी देखना पड़ेगा कि ज्यादा खतरा कहां है, कि जस्ट बिफोर सी है कि जस्ट आफ्टर सी है, तभी तो हम सबसे खतरनाक पॉइंट ढूंढ पाएंगे। यानी ये तो हमें समझ में आया कि सी के आसपास ही कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम खतरा मिल रहा है स्लिप होने का, वहां पे बचना है। लेकिन वहां पे भी सी में दो पॉइंट्स हैं, एक जस्ट बिफोर सी और एक जस्ट आफ्टर सी, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा कि उन दोनों में सबसे खतरनाक कौन सा है। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले बच्चों जस्ट बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी। तो जस्ट बिफोर सी का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये बी है बच्चों, ये सी पॉइंट है। तो बीसी में जस्ट बिफोर सी अगर देखें तो ये एंगल आपका अल्फा हो गया था। अब साइक्लिस्ट आपका यहाँ पर है ना, तो जस्ट बिफोर सी में लगभग एंगल जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू आपकी ऐसी लगेगी, इसी की डायरेक्शन में आपका अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। नीचे की तरफ जो है वो एम जी साइन अल्फा लगेगा बच्चों। इसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। और इस डायरेक्शन में आपका एम जी कॉस अल्फा लगेगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट बना दिया एफ बी डी, तो इस तरीके से आप बना लो। और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू देखो तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको मिल जाएगी भाई दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा नहीं अल्फा, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और अगर आप देखें तो फ्रिक्शन कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन अल्फा। और जो चाहिए वो किससे कम होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिल सकता है यहाँ पर, देखो आप, वो है म्यू एन, और एन की वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे देखो जस्ट आफ्टर सी देखते हैं हम, जस्ट आफ्टर सी, सी के जस्ट बाद वाला पॉइंट, वहां पे क्या हो रहा है? जस्ट आफ्टर सी। तो आप यहां पे देखो, ये बच्चों आपका जो है सी वाला पॉइंट है, और ये ऐसे आएगा तो ये डी वाला पॉइंट है। तो अभी साइक्लिस्ट जस्ट आफ्टर सी इधर है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी आप अल्फा मान लोगे। तो यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन ये हो जाएगी एम जी, ये एम जी जो है कॉस अल्फा हो जाएगा, ये वाला एम जी साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे इसको फ्रिक्शन रोकेगा। और आपका ये बाहर की डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? एम जी कॉस अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। और मैक्सिमम कितना लग सकता है बच्चों? तो म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप ध्यान से देखो तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में, दोनों पॉइंट में, जस्ट आफ्टर सी जस्ट बिफोर सी, फ्रिक्शन तो सेम चाहिए, फ्रिक्शन रोकने के लिए सेम चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कहां ज्यादा है? तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि नॉर्मल ज्यादा है। यहाँ पे नॉर्मल कम है और मैक्सिमम भी कम है, तो जो दे सकता है फ्रिक्शन वो कम है, कहां? जस्ट बिफोर सी। रिक्वायर्ड दोनों को सेम चाहिए, बट जस्ट बिफोर सी मैक्सिमम ही कम है ना, मैक्सिमम ही कम है किससे? जस्ट आफ्टर सी से। तो इन दोनों में भी सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है बच्चों? जस्ट बिफोर सी। तो आप ये बोल सकते हो जस्ट बिफोर सी इज द मोस्ट डेंजरस डेंजरस पॉइंट, मोस्ट डेंजरस पॉइंट इन कर्व्ड ट्रैक। तो कर्व्ड ट्रैक में, पूरे कर्व्ड ट्रैक में सी, जस्ट बिफोर सी जो है वो सबसे खतरनाक प्लेस है, सबसे खतरनाक पॉइंट है, जहां पर क्या होगा बच्चों? स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप यहीं पे स्लिप ना हो जस्ट बिफोर सी पर, तो फिर आप पूरे ट्रैक में कहीं भी स्लिप नहीं होगे। तो यहाँ पे आपको जो, अगर स्लिप नहीं होना है तो आपकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, तो उसको निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए जस्ट बिफोर सी, तभी बच पाओगे, नहीं तो बचना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लगा दो एफ आर जो रिक्वायर्ड है वो है एम जी साइन अल्फा, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स, एफ मैक्स की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो उसको उधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू इसको इधर ले जाओ तो जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, तो इसको mg को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा म्यू mg cos अल्फा, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस mg sin अल्फा। अब आप ध्यान से देखो तो m सब जगह से कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए साइक्लिस्ट की, तो रूट ओवर लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर म्यू, यहाँ पे एक काम करो g कॉमन ले लो आप, तो ये बचेगा म्यू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर दो बच्चों, r से, है ना। तो नहीं, ये r भी ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्यों, ये एम वी स्क्वायर बाई आर था ना, तो बाई आर था तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये म्यू मल्टीप्लाई था बच्चों, तो यहाँ पे म्यू भी था तो नीचे यहाँ म्यू आ जाएगा, देखो आप। तो आपकी रफ्तार पूरे कर्व ट्रैक में इससे कम होनी चाहिए, भले ही कांस्टेंट है बट इससे कम होनी चाहिए, तभी आप सेफली पूरे कर्व ट्रैक में जाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कर्व ट्रैक में पक्का स्लिप हो जाओगे। सबसे ज्यादा चांसेस स्लिप होने के हैं जस्ट बिफोर सी, है ना बच्चों। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इस कर्व ट्रैक को क्रॉस करने के लिए वो कितनी हो सकती है, आर जी म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई म्यू, और इस पूरे का रूट। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये पूरी एनालिसिस, ये पूरा बिल्कुल बच्चों प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, तो ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा।